नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी कच्ची मिट्टी। रेवा बालकनी के 3 चक्कर लगा आई थी। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कब बरस जाए पता नहीं। बस समीर घर आ जाए, फिर चाहे कितनी भी बरसात हो। बादलों को देखकर सोचती रेवा गाड़ी के हॉर्न की आवाज पर भागी। इससे पहले कि समीर कॉल बेल बजाए उसने दरवाजा खोल दिया। समीर शरारती मुस्कान बिखेरता हुआ अंदर आया। क्या बात है मेम साहब, ये गुलाबी साड़ी, ये मौसम, इरादे क्या हैं? उसके छेड़ने पर रेवा के कपोल गुलाबी हो गए। मुस्कान दबाती, बनावटी नाराजगी दिखाते हुए उसके हाथ से ब्रीफकेस लेते हुए बोली, आप भी बस कभी भी शुरू हो जाते हैं। जल्दी से फ्रेश हो जाइए, कब से आपके साथ चाय पीने का इंतजार कर रही हूँ। समीर फ्रेश होकर आ गया तो रेवा रोज की तरह चाय ले आई और फिर शुरू हुआ दिन कैसा बीता का ब्यौरा। बातों ही बातों में समीर बोला, अरे सुनो एक खास बात, मुंबई से माँ का फोन आया था। माया चाची की बेटी नेहा की सगाई तय हो गई है। माँ की इच्छा है कि सगाई पर हम दोनों इलाहाबाद जाएं। अरे वाह, और शादी? रेवा ने पूछा। दिल्ली से होगी, लड़के वाले दिल्ली से हैं। वाह, मम्मी पापा से मिलूंगी। समीर की कजन की शादी उसके मायके के शहर से होगी, यह सुनकर वह खासी उत्साहित थी। पगफेरे के बाद उसका मायके जाना ही नहीं हुआ था। रेवा और समीर की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। मधुमास की खुशबू अभी भी चारों तरफ बिखरी हुई है। शादी हुए 6 महीने का समय पंख लगाकर उड़ गया। समीर के पेरेंट्स मुंबई में हैं, जबकि समीर पूना की मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। प्राचीन इतिहास में पीएचडी डॉक्टर रेवा को कॉलेज में लेक्चरर के लिए समीर ने ही उत्साह दिलवाया। नतीजन वह भी 2-4 घंटे के लिए कॉलेज जाती है और बाकी समय में अपने आशियाने की सार संभाल करती है। कुल मिलाकर अरेंज मैरिज से पति पत्नी के रिश्ते में बंधे दोनों अपनी वैवाहिक जीवन पर रश करते हैं। जहां सौम्य व्यक्तित्व के धनी, शिष्ट, ऊंचे ओहदे व बेहद प्यार करने वाले पति को पाकर रेवा उड़ी उड़ी फिरती थी, वहीं समीर भी रेवा जैसी सुंदर, सुलझी व प्यारी सी पत्नी को पाकर 7वें आसमान पर है। कल की बात लगती है जब रेवा की बड़ी बहन रिया ने ये रिश्ता बताया था। अभी शादी नहीं करूंगी कहने वाली रेवा जब समीर से मिली तो उसके मनमोहक व्यक्तित्व की ओर खिंची तो बस उसी की होकर रह गई। अरेंज मैरिज के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने वाली रेवा के दिल में कब समीर प्रवेश कर गया उसे पता ही न चला। चंद औपचारिक मुलाकातें व फोन पर बातचीत, बस इतना ही संपर्क रहा। 2 महीने बीतते बीतते उनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद ससुराल का यह पहला फंक्शन था, इसलिए उत्साह था पर स्वाभाविक घबराहट भी। आखिरकार सगाई का दिन भी पास आ गया। पूना से समीर और रेवा इलाहाबाद पहुंचे तो सबने उन्हें हाथों हाथ लिया। माया चाची और नेहा बहुत खुश थीं। स्वाभाविक झिझक से घिरी रेवा समीर की वजह से जल्दी सहज हो गई और सब में घुल मिल गई। घर में मेहमानों की आवाजाही थी। माया चाची ने रेवा व समीर को फ्लावर डेकोरेशन देखने के लिए कहा। दोनों डेकोरेशन की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे कि तभी बरसों पहले भुलाया एक चिरपरिचित नाम कानों में पड़ा। चंदर। इस नाम के साथ उसे एहसास हुआ कि वह लखनऊ में है। सालों पहले छोड़े उस लखनऊ में जहां चंदर था। सगाई में लखनऊ जाना है। जब समीर ने कहा था तब लखनऊ के साथ उसे चंदर का ख्याल नहीं आया था। वह झटके से पीछे मुड़ी तो जड़ सी खड़ी रह गई। पान चबाते उस व्यक्ति पर नजर टिकी। हल्की दाढ़ी और असभ्य भाषा वाला वही चंदर था जिसकी बातें उसे गुदगुदा जाती थीं। फूल वाले को असभ्य गालियां बकते हुए कुछ निर्देश देता वह क्या चंदर है, उसने सोचा। गालियों का प्रवाह जारी था। साले बताए थे ना, यहाँ आर्किड लगेगा हरामखोर, 2 कंटा आप लगाएं तो। भाई साहब जरा ढंग से बात कीजिए, यहाँ लेडीज भी हैं। समीर ने उसकी असभ्यता पर असहज होकर उससे वाणी पर नियंत्रण रखने को कहा। रेवा सिहर गई और चंदर की ओर पीठ करके खड़ी हो गई, पर ज्यादा देर खड़ी न रह सकी और सरदर्द का बहाना करके ऊपर अपने कमरे में चली आई। कमरे की खिड़की से उसने झांका कि तभी भाभी आ जाऊं मैं? नेहा की आवाज सुनकर वह चौंकी। अरे हाँ आओ ना। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? तबीयत तो ठीक है? हाँ कुछ सर दर्द है। ओहो, मैं आपका सर दबा दूं? नेहा ने रेवा का हाथ पकड़कर प्यार से पूछा तो रेवा खिड़की से बाहर इशारा करते हुए बोली,
नेहा, ये नीचे खड़ा आदमी कौन है? बड़ी बदतमीजी से अपने मातहतों से बात कर रहा है। कौन वो? अरे ये है ही ऐसा, ये चंदर है, यहीं छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ओह, छोटे चाचा इसके फादर के फ्रेंड रहे हैं। इसके फादर की माली हालत बहुत ख़राब है। कभी बहुत अच्छा काम चलता था, पर इसकी वजह से काफ़ी कुछ गंवा दिया। बातों ने नेहा उसकी कुंडली खोल रही थी। ये तो छोटा मोटा गुंडा ही है। रेवा मानो आसमान से गिर पड़ी हो। कैसे? अरे इसने मेरी सहेली प्रज्ञा को बड़ा परेशान किया था। चाचा ने ही इसके पापा से बात करके मामला सुलझाया, लेकिन इस बात को सालों हो गए हैं। अब तो यह शादीशुदा है। रेवा की ओर से कोई हाँ हूं न मिलने पर नेहा, अरे छोड़ो इसे, आपका सर दर्द हो रहा है। और मैं इसकी बात लेकर बैठ गई। लाओ मैं सर दबा दूं। रेवा बेड पर लेट गई और अपनी आंखें मूंद ली। नेहा हल्के हाथों से सिर दबाने लगी। जब उसे लगा कि रेवा सो गई है तो वह धीरे से दरवाज़ा बंद करके चली गई। परंतु रेवा की आंखों में नींद कहाँ थी। आंखें मूंदे वह अतीत की लहरों में गोते लगा रही थी। उस समय वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और चंदर उसके बगल वाली सीट के पीछे बैठा करता था। चंदर हमेशा अपने पिता की कार में स्कूल आता और सब पर अपनी अमीरी का धौंस जमाता। टीचर्स पर अटपटे व्यंग करना, पिता की दौलत का प्रदर्शन करना, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उम्र की जिस कच्ची व नाजुक दहलीज पर बच्चे मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में रेवा का झुकाव चंदर की तरफ बढ़ने लगा। चंदर की भेदती निगाहों को वह महसूस करती। उसकी बेबाकी उसे गुदगुदा जाती। चंदर और उसके कच्ची उम्र के तथाकथित प्यार का पता तब चला जब छमाही परीक्षा का नतीजा आया। 90% लाने वाली रेवा के केवल 60% नंबर आए तो उसके मम्मी पापा घबरा गए। उन्होंने रेवा से कारण जानना चाहा, लेकिन डर के मारे वह कुछ न बोली। उसके बदले व्यवहार से उन्हें कुछ अंदेशा हो गया था, परंतु उन्होंने उस पर यह बात जाहिर न होने दिया। रेखा व चंदर के बीच इन्फेक्चुएशन का आभास इतिहास के टीचर बेला मैडम को हुआ। उनकी अनुभवी आंखों ने उसके भटकते ध्यान को भांप लिया। बेला मैडम ने चंदर को टोकना शुरू किया। उनकी टोका टकी से चंदर को कुछ फर्क न पड़ता, पर रेवा को बहुत गुस्सा आता। उस दिन तो उसकी जान ही निकल गई जब बेला मैम को चंदर की कॉपी चेक करते समय रेवा द्वारा लिखा प्रेम पत्र मिला। बेला मैम ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने पहले चंदर फिर रेवा दोनों को अलग अलग बुलाकर खूब फटकार लगाई। मैडम की फटकार का चंदर पर कोई असर न पड़ा, पर रेवा बेला मैम से बुरी तरह चिढ़ गई और इसी चिढ़ के चलते वह चंदर के और करीब हो गई। दोनों अब हर जगह साथ दिखते, एक ही बेंच पर बैठते, एक साथ कैंटीन जाते। बेला मैम ने भाप लिया था कि वह संधि की इस उम्र में दोनों के कदम गलत दिशा में जा रहे हैं। एक दिन रेवा अपनी सहेली से मिलने के बहाने चंदर से मिलकर जब घर लौटी तो अपने घर पर बेला मैडम को देखकर चौंक गई। मैडम से नाराजगी नफरत में बदल गई। दिल अटका रहता कि मम्मी पापा के सवालों का सामना कैसे करेगी, बाकी तेवर दिखाएगी या रोकर रह जाएगी। पर आश्चर्य था कि मम्मी पापा शांत थे। उनके व्यवहार से उसे आभास ही नहीं होता था कि मैडम ने मम्मी से क्या कहा होगा। इंतजार करती रही कि मम्मी पापा उसे अब कुछ कहेंगे, पर वह दिन कभी ना आया। स्कूल में भी बेला मैम सामान्य रही। शायद मैम ने इस बारे में कोई बात न की हो। घर में एक छोटी सी नर्सरी थी। मम्मी ही नर्सरी की देखभाल करती थी। नन्हे नन्हे पौधे खरीदने लोग बाग आते थे। शायद उसी सिलसिले वह आई हो। इतना नोटिस में जरूर आया कि मम्मी पापा उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगे। मम्मी पापा की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देख वह भी निश्चिंत हो गई थी। पर जब पापा का तबादला अचानक दिल्ली हुआ तो वह समझ गई थी कि ये सब बेला मैम के उस दिन घर आने का नतीजा है। मम्मी पापा सामान्य थे, ये तसल्ली की बात थी, इसलिए कोई नया विवाद उठाना मुनासिब नहीं लगा। दिल्ली वैसे भी सपनों की नगरी थी। बड़ा और नया शहर देखने की उत्सुकता में उसने कोई भ्रम संदेह मन में नहीं पनपने दिया। हाँ, चंदन से बिछुड़ना उसे स्वाभाविक रूप से दुखी कर गया था। नई जगह, नया स्कूल, नए दोस्त और परिवार का भरपूर साथ। समय का पहिया चल पड़ा। बीती यादें धुंधली पड़ने लगीं। पढ़ाई में होशियार तो वह थी ही। नई जगह पर खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद में ध्यान पढ़ाई लिखाई में ही रमा रहा। स्कूल, कॉलेज और डिग्री के बाद उसने PhD भी कर ली। लखनऊ की यादें अब पूरी तरह धुंधली पड़ गई थी। चंदर तो कब का उसके दिलो दिमाग से निकल गया था। आज सालों बाद चंदर से यूं मुलाकात, उफ, यकीनन प्लेजेंट नहीं था। धीरे से दरवाजा खुला तो विचारों का वेग बाधित हुआ। धड़कते दिल से रेवा ने महसूस किया कि ये मीठी बयार समीर के अंदर आने का संकेत है। समीर ने प्यार और परवाह से रेवा के माथे को छुआ और उसका हाथ सहलाकर उसे सोता जान धीरे से दरवाजा बंद कर चला गया।
रेवा ने तुरंत आंखें खोली और खिड़की तक आई। चंदर की नज़र उस पर नहीं पड़ी, यह सोचकर उसने चैन की सांस ली। अलबत्ता वह पहचान भी लेता तो वह हिकारत से उसे नज़रअंदाज कर देती। आज उसे अपनी बेला मैडम बहुत याद आई, जिन्होंने कच्ची उम्र में उसे बहकने से रोका, जिनके कारण वह आज खुशनुमा जीवन जी रही है। उनके लिए होठों पर दुआ थी। पैर छूकर उनके प्रति श्रद्धा दिखाने का मन कर रहा था। अपने मम्मी पापा की परवरिश और धैर्य पर भी मान हुआ, जिन्होंने बिना जताए उस कच्ची उम्र की मिट्टी को सहेजा और सार्थक आकार दिया। उनकी बदौलत आज ये सुनहरे दिन उसकी झोली में है। चंदर जैसे युवक की ओर वह कैसे आकर्षित हुई, यह सोचकर ही उसका सर्वांग कांप गया। यदि समझदार मम्मी पापा का साथ न मिला होता, बेला मैम ने आने वाले तूफान के आगाज को पहचान कर उसे वहीं पर रोका न होता तथा उसके मम्मी पापा को सचेत न किया होता, तो आज उसका जीवन न जाने किस भंवर में फंसा होता। वह आज कहाँ होती। रेवा इसके आगे कुछ सोच न पाई। शाम हो गई थी। रेवा अच्छे से तैयार होकर नेहा की सगाई के लिए नीचे आई। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। समीर मंत्रमुग्ध सा रेवा को निहार रहा था। कई प्रशंसा भरी नजरें रेवा पर उठने लगी, लेकिन रेवा की बेचैन नजरें समीर को ढूंढ रही थीं। समीर के पास आते ही लगा मानो एक सुरक्षा कवच ने उसे घेर लिया हो। उसने समीर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। चारों ओर फैली रोशनी में उसके अतीत का अंधियारा छूमंतर हो गया था। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी कच्ची मिट्टी।